गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटर में मैं आज पढ़ाऊंगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। अब देखो, जैसा हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में होता है तो C5 कैपेसिटर जो B एंड D पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर इस तरह से जोड़ोगे तो इस B और D के बीच में जो कैपेसिटर है इसमें कोई चार्ज नहीं एंटर करेगा। और इसमें अगर चार्ज नहीं आ रहा है, इसमें चार्ज अगर जीरो है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो होगा और वोल्टेज जीरो होने का मतलब B एंड D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन है कि B एंड D का पोटेंशियल सेम हो और B और D का पोटेंशियल अगर सेम है तो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो इसमें चार्ज भी नहीं जाएगा। जब बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी इन सारे कैपेसिटर को चार्ज करेगी एक्सेप्ट C5 कैपेसिटर। तो C5 वाले कैपेसिटर में चार्ज जीरो होगा। और तीसरी कंडीशन अपने पास ये आ गई कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, B एंड D के अक्रॉस वोल्टेज बराबर है, तो वोल्टेज अगर बराबर है तो C1 और C3 भाई B और D सेम पॉइंट हो गए तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों भी पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अब वोल्टेज सेम है तो इनमें हम रिलेशन ये निकाल सकते हैं कि C1 और C3 का रेशियो C2 एंड C4 के रेशियो के बराबर है। हम इस रिलेशन को इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर लिख सकते हैं या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर भी लिख सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, अगर ये अनबैलेंस कंडीशन में है तो हमें ये नहीं पता लगता या इनमें से कोई भी दो कैपेसिटर हम ना सीरीज में कह सकते हैं ना पैरेलल में कह सकते हैं, तो अब इनका C इक्विवेलेंट निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। और जब C इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्वेश्चन में आगे जो भी चीजें पूछी है वो निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो तो हमें KVL का सहारा लेना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बहुत लेंथी चला जाता है क्वेश्चन। तो हमारे लिए ये कंसेप्ट यूजफुल तभी है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो। और बैलेंस कंडीशन के लिए या तो ये कंडीशन सही हो या ये कंडीशन सही हो या ये कंडीशन चेक कर लो, कोई सी भी एक कंडीशन चेक कर लोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन होगा। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ऑटोमेटिकली B और D का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा और इस C5 वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट, अगर इस C5 में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो इसको सर्किट में से हटा हुआ मान सकते हैं हम। यहाँ पर इसको ओपन सर्किट बना सकते हैं। तो देखो, इसको ओपन सर्किट बनाकर अगर मैं इसका दोबारा डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का होगा।
अब ये इसका हमने यहाँ वाले कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। अब अगर ये रिमूव कर दिया तो ये वाला कैपेसिटर C1 और C2 आपस में किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में। C1 और C2 सीरीज में और C4 एंड C3 भी सीरीज में, और इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों के साथ पैरेलल में। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, इसका पूरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें अगर हम। देखो ये दोनों सीरीज में है ना, अब A और C के बीच बैटरी जुड़ रही है तो वहां हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये आंसर हो जाएगा। इनका C इक्विवेलेंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ ये दोनों सीरीज में हो गए, इनका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में हो गया, तो इस तरह से हम इनका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ये 5 कैपेसिटर इस तरह से दे रखे हैं, इनका C इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, A और B के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी जुड़ी हुई मैं कंसीडर करेंगे। अब ये बैटरी अगर जुड़ी हुई है यहाँ पर तो ये पांचों कैपेसिटर से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने की क्या कंडीशन होती है कि इन दो कैपेसिटर का रेशियो इन दोनों के बराबर है। तो चेक करें इस कंडीशन को। तो ये तो इक्वल आ रहा है ना, इन दोनों का रेशियो 1/2 और 2/4 का रेशियो भी 1/2 है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस होता है तो किस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाता, इस 2 वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो इसको सर्किट से हटा हुआ मान लें। तो इसको सर्किट से हटा हुआ कंसीडर करने पर अब देखिए अगर इस 2 को हम यहाँ सर्किट से रिमूव कर देंगे तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, और सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कैपेसिटर का, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, और इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों के साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में तो हम प्लस कर देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि ये दो रेजिस्टेंस, ये दो कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हैं। अभी स्टार्टिंग में स्विच ओपन है, ये स्विच ओपन है, तो स्विच को क्लोज करने के बाद इस स्विच में से कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप ऐसे समझे। जब ये स्विच हमने ओपन कर रखा है, तो अगर ये स्विच ओपन होगा तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज बराबर होता है। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, मैंने पहले C इक्विवेलेंट निकाला, फिर बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज निकाला, 40/3 आया। दोनों कैपेसिटर में चार्ज बराबर जाएगा। जैसे यहाँ इस ब्रांच में ऐसे चार्ज अगर फ्लो होगा तो इस वाली प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा। तो मैंने ये मान लिया है कि ये वाली ये जो प्लेट है इस पर चार्ज -Q है पहले वाले केस में जब स्विच ओपन है, और ये वाली जो प्लेट है इसका नाम मैंने दिया है C, और C वाली प्लेट पर +Q चार्ज होगा। तो A और C प्लेट पर जो आपस में वायर से जुड़ रही है, A और C प्लेट आपस में वायर से जुड़ रही है, और इन पर टोटल चार्ज कितना है, 0 के बराबर है। इन पर टोटल चार्ज 0 है। अब अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो क्लोज करने के बाद डायग्राम ये होगा, और देखिए स्विच क्लोज करने के बाद ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में नहीं है। अब इन दोनों कैपेसिटर में स्विच को क्लोज करने के बाद ये प्रॉब्लम अलग हो गई, इसमें चार्ज कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, हम आंसर सारे स्टेडी स्टेट में निकालते हैं। और स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर तो ओपन सर्किट बन जाते हैं ना, इनमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी तो बैटरी से निकलने वाला करंट सिर्फ ऐसे फ्लो होगा,
स्टेडी स्टेट में बैटरी से फ्लो हमारा करंट कितना फ्लो होगा, और करंट 2 एम्पीयर के बराबर आएगा। ठीक है, अब करंट आने के बाद इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा तो I * R से 4 वोल्ट आ जाएगा, ये प्लस होगा ये माइनस। इसी तरह से 6 ओम के रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज हमने 6 वोल्ट निकाल लिया। और ये वाला जो कैपेसिटर है P और Q के बीच का स्विच मैंने जोड़ दिया, ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है तो ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पर हो गए ना, तो ये दोनों कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज से, तो 4:2 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज 4 वोल्ट है तो कैपेसिटर में भी यही होगा। अब कैपेसिटर में वोल्टेज आ गया तो कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, C * V से 4 * 4 16। तो कैपेसिटर पर यहां पर इस वाले कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना होगा 16, और देखो इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ये जो ए प्लेट जिसका नाम था वो नेगेटिव होगी, तो ए प्लेट पर चार्ज कितना होगा -16 माइक्रोकूलम। ये ए वाली प्लेट का चार्ज स्विच को बंद करने के बाद इतना होगा, स्विच को बंद करने के बाद इतना चार्ज होगा, जबकि इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा, और इसका C कैपेसिटेंस है तो इस पर 2 * 6 12 के बराबर चार्ज आएगा, और ये वाली जो प्लेट जिसका नाम मैंने C डाला था इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा ना, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव में 12 आ जाएगा, तो C वाली प्लेट पर 12, A वाली पर -16 स्विच को ऑन करने के बाद। तो स्विच को ऑन करने के बाद A और C प्लेट पर टोटल चार्ज कितना हुआ, A + C का टोटल चार्ज -4 माइक्रोकूलम करूंगा। अब देखो कंसेप्ट ऐसे समझो, जब ये स्विच ओपन था तो A और C प्लेट का टोटल चार्ज 0 था, A और C प्लेट का टोटल चार्ज 0 था, लेकिन स्विच क्रॉस करने के बाद A और C का टोटल चार्ज -4 माइक्रोकूलम है, तो A और C का चार्ज में कमी हुई ना, तो जितना चार्ज चेंज हुआ वही फ्लो चार्ज है। कैसे, देखो A और C प्लेट को अगर मैं सिस्टम मानूं तो इस A वाली प्लेट पर चार्ज इधर से तो आ नहीं सकता, ये बीच में खाली जगह जो खाई है और खाई में से चार्ज फ्लो हो नहीं सकता, तो इस A वाली प्लेट पर जो भी चार्ज आएगा इस तार के थ्रू ही आ सकता है, और C वाली प्लेट पर भी इधर से चार्ज नहीं आ सकता। मतलब इसका मतलब क्या है, A और C के बीच चार्ज आपस में ही फ्लो हो सकता है, और शुरू में 0 था। अब वायर से अगर जोड़ दिया, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने के बाद इस तार में से भी तो चार्ज आ सकता है इन दोनों प्लेटों पर मिलाकर, तो इन दोनों प्लेटों पर मिलाकर जो चार्ज आएगा ना वो बाहर कहां से आ सकता है, केवल स्विच में से, और शुरू में इन दोनों प्लेट का चार्ज 0 था, बाद में कितना हुआ -4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 में से अगर 4 निकालोगे तो -4 बचेगा ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि P से Q की तरफ चार्ज फ्लो हुआ कितना +4 माइक्रोकूलम, ये अपना आंसर होगा। तो स्विच में से कितना चार्ज फ्लो होगा 4 माइक्रोकूलम, किधर से किधर, P से Q, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करना इसको नोट। अब देखो अगला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी तक हम पढ़ रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 इनफाइनाइटली लार्ज मेटेलिक प्लेट होती थी जो एक दूसरे के पास रखी होती थी। स्फेरिकल कैपेसिटर में जो प्लेन सरफेस होती है वो स्फीयर से रिप्लेस हो जाती है, तो इट कंसिस्ट 2 स्फेरिकल कंडक्टर, hollow spherical conductor concentric is known as spherical capacitor। तो देखिए इसमें यहां ये 2 स्फीयर है और दोनों का सेंटर कॉमन है, सेंटर कॉमन का मतलब कंसेंट्रिक। इनर स्फीयर की रेडियस a है और इनर स्फीयर का नाम लिख रहा हूं 1, आउटर स्फीयर का नाम लिख रहा हूं 2 के बराबर। अब इनर स्फीयर की रेडियस a के बराबर है, आउटर स्फीयर, दोनों कंसेंट्रिक है, कंडक्टिंग स्फीयरिकल शेल है। अब इनको हम एक बैटरी से अगर जोड़ें, मतलब बैटरी से ऐसे जोड़ा या बैटरी से नहीं जोड़ा, मैंने मान लो कि आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया, या आउटर स्फीयर जो है इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो आउटर स्फीयर का मैंने पोटेंशियल 0 कर दिया।
अब अगर आउटर स्फीयर का पोटेंशियल जीरो करके अब मैं इन दो कंडक्टिंग स्फीयर को बैटरी से जोड़ूंगा चार्ज वार्ज देने के लिए। मान लो बैटरी से ऐसे जोड़ा मैंने, अब बैटरी से अगर जोड़ूंगा तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल तो जीरो होगा और ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल V हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम चार्ज देंगे, आउटर स्फीयर को हमने अर्थिंग कर रखी तो बैटरी से चार्ज फ्लो होगा तो अंदर वाले स्फीयर पे मान लो Q चार्ज आएगा और आउटर पर -Q आएगा। अब आउटर पे चार्ज कितना आता है -Q, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाल रखा है। अगर आउटर स्फीयर की हम अर्थिंग करेंगे तो इस आउटर स्फीयर पर इनर स्फीयर के बराबर ही चार्ज आता है अपोजिट मैग्नीट्यूड का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेरे नोट्स में आप देख सकते हैं। अब यहाँ इस इनर स्फीयर पे Q चार्ज आया, आउटर स्फीयर पे Q पर कितना चार्ज आया, तो इनर स्फीयर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था कि इन दोनों स्फीयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो केवल अंदर वाले स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करता है। इस आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है उसके कारण तो अंदर सब जगह पोटेंशियल बराबर है और पोटेंशियल बराबर है तो इस बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल में डिफरेंस जीरो है। तो अगर आपको ये नहीं भी पता कि आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आउटर स्फीयर का आप कुछ भी x चार्ज ले लें, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक ये भी होता है ना Q/C इस चैप्टर के लिए। अब इस वाले चैप्टर में V1 - V2 डिफरेंस निकालूंगा तो C, मुझे ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस निकालना है, वो हमने C माना। अब ऊपर इस इनर स्फीयर का चार्ज Q है, आउटर का -Q है, तो ऊपर कौन सा चार्ज लिखूंगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था ऊपर चार्ज उसी कंडक्टर का लिखते हैं जिसका पोटेंशियल पहले लिख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल पहले लिख रहा हूं तो फर्स्ट का चार्ज लिखूंगा और फर्स्ट का चार्ज क्या है +Q। अब यहां से V1 - V2 की वैल्यू यहां रखकर सॉल्व कर लें, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैपेसिटेंस को निकालने का। क्लियर हो गया, यहां से Q/C की ये वैल्यू यहां रख दी, Q से Q कैंसिल हुआ, K जो होता है कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स में पढ़ा था, इसकी एक और वैल्यू है 1/4πε0। तो इससे हमने ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अच्छा देखिए, अब ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है इसका सेकंड मेथड ऑब्जेक्टिव मेथड, और इसको मैं प्रॉपर मेथड नहीं कहूंगा बट जुगाड़ मेथड कहूंगा। जो अब देखो इस मेथड को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला निकाला था, इसका डेरिवेशन किया था। अब इसमें D का मतलब क्या था, जो हमारी दो कंडक्टिंग प्लेटें हैं उनके बीच की डिस्टेंस थी ना, ये कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर D, इनके बीच की डिस्टेंस थी। अब इसमें ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी एक सरफेस ये दूसरी सरफेस ये, दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी D। ये कंडक्टिंग सरफेस और ये कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो इन पैरेलल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन क्या होगा B-A, तो D की जगह तो B-A लिखूंगा। अब एरिया रहा, देखो
अंदर वाले स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है ना। लेकिन अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a है, आउटर की रेडियस b है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। अब दोनों की रेडियस अलग अलग है तो हम एरिया किसका लिखें? तो इसमें जुगाड़ मेथड में यह है कि एरिया अपन इसका ऐसे लिख लेते हैं, आधी बार अंदर वाले स्फीयर की मान लेता हूं, आधी बार बाहर वाले स्फीयर की मान लेता हूं। तो रेडियस की जगह a × b, अंदर वाले की भी रेडियस और बाहर वाले की रेडियस का भी मल्टीपल। अब ये एरिया लिखने के बाद ये एरिया और b अगर इस फॉर्मूले में रखूंगा तो यहां से c वही आ जाएगा 4πε0 ab/d माइनस है। तो ये जुगाड़ मेथड है इसको निकालने का, करना इसको ना। अब देखिए अगला केस, ये दो कंडक्टिंग स्फीयर थे ना, इनको हमने आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद अब अगर मैं इन स्फीयर को चार्ज दूंगा ना तो अंदर वाले स्फीयर का सारा चार्ज आउटर स्फीयर पे चला जाएगा। तो अंदर वाले स्फीयर पर कभी कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो इस पर चार्ज की वैल्यू 0 और सारा चार्ज आउटर स्फीयर पर होगा, सारा चार्ज आउटर स्फीयर पर होगा। इसका मतलब अंदर हम कुछ भी चार्ज दें, अगर दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ रखा है तो सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर चला गया। अब सारा चार्ज अगर बाहर वाले स्फीयर पर गया है तो देखिए यहां एक पॉइंट कंसीडर करो, यहां दूसरा पॉइंट, यहां थर्ड पॉइंट। तो अब क्या होगा कि अगर इस आउटर स्फीयर को चार्ज दे रखा है ना तो इसके अंदर सब जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। तो A और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस स्फीयर के सरफेस के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। और अगर पोटेंशियल हर जगह का बराबर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यह हमने जानते हैं कि स्फीयर को अगर चार्ज देते हैं तो आउटर चार्ज के कारण अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस जितना भी चार्ज है सारा आउटर स्फीयर पे आ जाएगा दोनों स्फीयर को वायर से जोड़ने के बाद, तो अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, लेकिन सी वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 होगा। और हम ये जानते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका मतलब ये जो आउटर स्फीयर है, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल B है, अब आउटर स्फीयर का पोटेंशियल यहाँ B है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अप टू इंफिनिटी तक, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों होगी? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था 12ε0 E², और एनर्जी डेंसिटी है मतलब एनर्जी है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां एनर्जी डेंसिटी नहीं है, वहां एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो अब इस स्फीयर को चार्ज देने के कारण इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई तो वो कितनी होगी? अब देखो ये बेसिकली दो कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन अगर दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो अंदर वाले स्फीयर का तो कोई मीनिंग रह ही नहीं जाता, सारा चार्ज हमेशा बाहर वाले स्फीयर पे जाएगा। तो दिस कंडक्ट स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर इस स्फेरिकल कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो ये स्फीयर बिहेव लाइक अकेले कंडक्टर की तरह काम करेगा जिसका कैपेसिटेंस कितना है, जिसका रेडियस b के बराबर है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर एक स्फीयर की तरह वर्क करेगा जिसकी रेडियस b है। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको r रेडियस के कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, 4πε0 × r। एक अकेला कंडक्टर हो तो उसका कैपेसिटेंस ये होता है। तो इसमें दो कंडक्टर हैं, ये स्फेरिकल कैपेसिटर बना, दो कंडक्टर से मिलकर बनता है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये था कैपेसिटर, लेकिन अगर इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो ये सिंगल कंडक्टर की तरह काम करेगा। और सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4πε0 × b के बराबर। तो अगर हमारे पास जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसके स्फेरिकल कैपेसिटर को दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा तो वायर से जोड़ने के बाद कैपेसिटेंस इसके बराबर होगा। अब देखो ये स्फेरिकल कैपेसिटर
इसका कैपेसिटेंस निकालना है। पिछले वाले केस में स्फेरिकल कैपेसिटर का आउटर स्फीयर जो था उसको मैंने अर्थ से जोड़ा था। अब की इस वाले केस में इनर स्फीयर को मैं अर्थिंग करता हूं, तो इनर स्फीयर को अगर अर्थिंग करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, आउटर स्फीयर की अर्थिंग करते हैं तो कैपेसिटेंस अलग होगा। कैसे, उसको समझते हैं। अब देखो आपने इनर स्फीयर को अर्थिंग किया है तो इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल जीरो माना, लेकिन आउटर स्फीयर का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, मैंने मान लिया बी। इस इनर स्फीयर में कोई चार्ज आएगा, मान लो x आएगा, आउटर में भी कुछ चार्ज आएगा, ठीक है, बैटरी से जोड़ रखा है। अब इसके कारण क्या होगा, इस इनर स्फीयर के अंदर तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन यहाँ चार्ज है, इस कारण से इन दोनों स्फीयर के बीच वाले बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। यहाँ नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ अगर x चार्ज है तो अब यहाँ x नहीं आएगा क्योंकि बैटरी से जोड़ रखा है, यहाँ कुछ और आएगा y चार्ज, ठीक है। उनमें रिलेशन निकाला जा सकता है बट अभी हम नहीं निकाल रहे। तो अब यहाँ पर y के बराबर चार्ज आया तो यहाँ C वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पूरे स्फीयर के कारण जीरो नहीं होगा। तो C पर नॉन जीरो, B पर नॉन जीरो, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो इसका मतलब आप समझो कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ अगर B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर कहलाएगा, दोनों के बीच में C1 कैपेसिटर। और एक और मैं कंडक्टिंग स्फीयर मान लेता हूँ इंफिनिटी पर, जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है। ये तीसरा कंडक्टिंग स्फीयर मैंने माना जिसकी रेडियस इनफाइनाइट है। ये इमेजिनरी स्फीयर तो हमेशा होता है। ये इनफाइनाइट रेडियस का जो हमारे पास स्फीयर है, ये इनफाइनाइट और ये बी वाली रेडियस का, इन दोनों के बीच भी एक कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ भी एनर्जी स्टोर हो रही ना, तो यहाँ एक कैपेसिटर बन रहा है, उसका कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C2 है, ठीक है। तो C1 एक कैपेसिटर यहाँ बना, C2 यहाँ एक कैपेसिटर बना। अब C1 की वैल्यू तो वही है जो हमने पहले निकाली थी। C1 की वैल्यू क्या निकाली थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A into B upon B minus A। ये C1 आया था क्योंकि C1 यहाँ जो अकेला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सबसे पहले केस में, उसमें कैपेसिटेंस ये आया था, और C2 यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सेकंड वाले केस में, उसमें कैपेसिटेंस ये आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into B के बराबर। अब मुझे इसका पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये बताओ ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है। देखो इस C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस वाले एंड का B, इस वाले एंड का 0, और C2 का भी इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, और इसके मिड पॉइंट दोनों में कॉमन है। इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, अंदर का पोटेंशियल 0, तो ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C1 एंड C2 तो ये इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से ये दो C1 एंड C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली अब हमें आंसर किस तरह से याद रखना है, मैं आंसर पे जाता हूं क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो ये वाला एक्सप्रेशन स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का तब है जब कौन से स्फीयर को हम अर्थ करें, इनर स्फीयर। अगर हम इनर स्फीयर की अर्थिंग करेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये लगाएंगे, और अगर हम आउटर स्फीयर की अर्थिंग करें अगर आउटर स्फीयर को अर्थिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला, इनर स्फीयर को अर्थिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला। लेकिन हमारे जो मेडिकल में क्वेश्चंस आते हैं जनरली, उसमें ये लिखा हुआ नहीं होता इन जनरल, या अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि कौन से स्फीयर की अर्थिंग कर रहे हैं, तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि विच स्फीयर इज connected with earth, then we have to consider
आउटर स्फीयर विल बी कनेक्टेड, मतलब ये वाला आंसर लिख लेंगे हम। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि इनर स्फीयर की हम अर्थिंग कर रहे हैं तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इसके बराबर होगा। थैंक यू एंड फॉर टुडे।